व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ओके, ये जनरली कई लोगों को नहीं आता, जो आपने अभी तक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जो वो कंप्यूटर में बहुत सारी डिग्री हासिल कर चुके हैं, वो लोग भी इस शब्द को नहीं जानते कि कंप्यूटर आखिर है क्या। कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन आवर गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में 2 डेफिनेशन दिया गया है, इसका हम मिला के एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर विभिन्न प्रकार के काम करता है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ओके, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, हिंदी में निर्देश बोलेंगे। निर्देश मतलब आदेश, जैसे आपको बोला मैं बैठो बैठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, इस तरीके के आदेश हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डिजाइनर या प्रोग्रामर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। और उन कमांड का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर comes from word compute which calculate. So computer is normally considered to be a calculating device normally. कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना। 3000 BC में अबेकस को कंप्यूटर का पहला मॉडल कहा जा सकता है जिसे चीन में आविष्कार किया गया। ओके, तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से बना है, किससे बना है, कंप्यूट से बना है। कंप्यूट शब्द कहाँ से है, कंप्यूटर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में वो लोग कैलकुलेशन को कंप्यूट बोलते थे, तो कंप्यूट से वो लोग कैलकुलेशन करने वाले चीज़ को वो लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। ओके, कैलकुलेटर टू कंप्यूटर। फिर उसके बाद अपन देखते हैं अगला, तो अगर हम बात करें अबेकस की, तो 5000 साल पहले अगर एक मशीन बनाया गया जिसमें कैलकुलेशन हो सकता है तो वो एक कंप्यूटर से कम नहीं था। ओके, सो ये कंप्यूटर है। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी में जॉन नेपियर द्वारा कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई। अच्छा, अबेकस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले अपने वीडियो में बताऊंगा, जिसमें अबेकस से कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है ये बताऊंगा। ओके, अभी चलते हैं आगे। 16वीं शताब्दी जॉन नेपियर द्वारा कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई। 18वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। 19वीं शताब्दी में एनिक कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत थी, क्योंकि जितने भी इससे पहले के कंप्यूटर थे ना फिजिकल नहीं थे, फिजिकल थे, मतलब मैकेनिकल चीज़ों से जोड़ के कैलकुलेशन करने वाला एक मशीन था। 19वीं शताब्दी में एनिक कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत थी। ओके, कुछ जाने माने प्रारंभिक कंप्यूटर। अगर हम कुछ जाने माने प्रारंभिक कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो उसमें आता है मार्क 1। इस पूर्णतः स्वचालित कैलकुलेटिंग मशीन को हार्वर्ड IBM द्वारा प्राप्त 5000 रुपये की आर्थिक सहायता से तैयार किया गया था। मतलब देखो, मार्क 1 ने कंप्यूटर बनाया, लेकिन क्योंकि वो 5000 रुपये की आर्थिक सहायता लेकर बनाया था, इसलिए उसे आज भी मार्क 1 के साथ साथ IBM का नाम भी लिया। ओके, एनिक कंप्यूटर 1946 में जॉन मैक्यूली जे प्रेस्की द्वारा तैयार किया गया था, जो अमेरिकी सेना के लिए तैयार किया गया था। ओके, एंड यूनिवैक 1954, इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर को हम लोग 4 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। कई राइटर कंप्यूटर के बुक लिखने वाले राइटर इनको 5 श्रेणियों में भी डिवाइड करते हैं, और कोई 4 में भी करता है। तो हम एक एवरेज लेते हैं कि 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सन के आधार पर देखा जाए तो 1945 से लेकर 1955 तक, 1945 से लेकर 1955 तक का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 से लेकर 1965 तक, फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1966 से लेकर 1975 तक, फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1976 से लेकर आज तक। फिर सन के साथ क्यों डिवाइड किए, क्योंकि देखो फर्स्ट जनरेशन क्या था। फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अ वैक्यूम ट्यूब मेड ड्यूरिंग 1950। ओके, 1950 मतलब 1950 में ये सबसे पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, इसमें लेकिन इसका मेन कंपोनेंट क्या था मालूम, ये हमारा
ये जो आप देख रहे हैं कि एक बल्ब नज़र आ रहा है आप लोग को यहाँ पर, ये बल्ब, इस बल्ब को जोड़ कर वो लोग सबसे पहला कंप्यूटर बनाए थे। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, मेड ड्यूरिंग 1950। और इसकी वजह से कंप्यूटर कितना बड़ा था देख रहे हैं आप लोग, वो जो इमेज दिख रहा है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का है। वो कम से कम 2 बड़े बड़े हॉल जितना बड़ा है, एक बहुत बड़े हॉल जितना बड़ा कंप्यूटर है। ओके, इतना बड़ा कंप्यूटर। 1950 के बाद अगला आया सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में एक नया चीज़ का आविष्कार हो गया और वो था ये पीएनपी डायोड। ये फिजिक्स वाले मैथ ग्रुप वाले अच्छे से जानते हैं इसको। पीएनपी डायोड भी बोलते हैं लोग, पीएनपी डायोड भी कहा जाता है इसे। जब इसका आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो गया और कंप्यूटर को पहले क्या होता था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते थे। अब थोड़ा सा वो नॉर्मल होने लग गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन, तीसरा जनरेशन का कंप्यूटर। तीसरा जनरेशन में क्या हुआ, एक आईसी का आविष्कार हुआ। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप कभी भी कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर टूटा हुआ देखते हो तो टूटे हुआ रहेगा तो अंदर में ब्लैक कलर का चिप जरूर लगा रहेगा, वो कहलाता है आईसी। ठीक है, जब ये आईसी क्या करता है, अकेले ये आईसी जो है ये सैकड़ों बल्ब, सैकड़ों ट्रांजिस्टर के बराबर है। उसकी वजह से जो बोर्ड बहुत बड़ा हो सकता था वो बोर्ड अब कितना हो गया, छोटा सा हो गया। ओके, और हमारा आज जो देख रहे हैं आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑन टॉप, ये सब उसी के कारण। लेकिन रुको इतना आगे मत जाओ, वो क्या है, उसके बाद एक और आविष्कार हुआ, वो है VLSIC का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आप लोग सुनते होंगे ड्यूअल कोर, कोटूडियो, पेंटियम के मशीन के नाम सुनते हो ना, ये एक्चुअल में प्रोसेसर के नाम है। वो मदरबोर्ड में एक प्रोसेसर लगता है, वो बहुत शक्तिशाली आईसी होती है। ठीक है, जो हज़ारों आईसी के बराबर होती है। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड होता है, वो बहुत हज़ारों आईसी के बराबर होता है। तो वो कंप्यूटर की मेमोरी है, मतलब समझ लीजिए वो दिमाग है कंप्यूटर का। ठीक है, वो VLSIC के आने के बाद कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया और लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सारी चीज़ें बन गई। ओके, अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आप लोग को। डेस्कटॉप आपने सुना है, डेस्कटॉप, डेस्क का मतलब, डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर नहीं होता, डेस्क का मतलब डेस्क का ऊपर का हिस्सा। लोगों ने डेस्कटॉप पीसी को शॉर्ट कर दिया और डेस्कटॉप बना दिया। ठीक है, जबकि उसका नाम क्या है, डेस्कटॉप पीसी है। डेस्कटॉप पीसी मतलब डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी जनरेशन का कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता तथा आवाज़ को पहचानने के साथ साथ इमेज कंट्रोलिंग का विकास किया गया। ओके, समझ सकते हो, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मतलब कंप्यूटर सोच समझ सकता था, मतलब कंप्यूटर को जब आप यूज़ ना कर रहे हो तो कंप्यूटर देखेगा, पावर बचाना है तो बंद कर देगा। दरवाजे पे अगर कंप्यूटर को लगा दिया तो कंप्यूटर खुद दरवाज़ा खोलेगा, कंप्यूटर खुद दरवाज़ा बंद करेगा। एसी कमरे में एसी की ज़रूरत है और अगर कूलिंग अगर कम हो रही है तो कूलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो कूलिंग कम कर ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिक जितना सिस्टम है सब कंप्यूटर है। कहीं एसी के अंदर फिट कर दिया गया, कहीं दरवाजे पे फिट कर दिया गया। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर आए हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, अगला टाइप के आधार पे कंप्यूटरों को डिवाइड करना। टाइप के आधार पे अगर कंप्यूटरों को डिवाइड करें तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, ऑल द फिजिकल एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा, एनालॉग मतलब वो कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा को चेक करता है। ऑल द फिजिकल एनालिटिकल कंप्यूटर विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल अमाउंट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। This type of computer used in calculation and analysis of data। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर है। टेम्परेचर, प्रेशर जैसे फिजिकल क्वांटिटी को चेक करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। जब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जो कंबाइन कर दिया जाता है तो बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। The combination of analog and digital computer is called hybrid computer। मतलब
एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के जोड़ को, संयोग को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों काम कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में हम लोग एक मशीन लगा के उससे एनालॉग कंप्यूटर का काम ले सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, देखो माइक्रो कंप्यूटर दिख रहे हो आपको, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। एक कंक्लूजन है तो इसको याद रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ है। मदरबोर्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, परंतु ये सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। ये कंप्यूटर छोटे से छोटे व सस्ते होते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। ओके, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप की वजह से इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। घर में यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग इसको पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। डेस्क के ऊपर यूज़ करते हैं इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर कह सकते हो। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, जैसे एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है एक प्रकार का शक्तिशाली सर्वर होता है। सर्वर क्लियर, जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब सर्वर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। ये इसमें मेमोरी वगैरह बहुत पावरफुल रहती है और ये चालू हालत में इसमें से हार्ड डिस्क अपन रिप्लेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है बाद में पता चलेगा आप लोग को, बाकी हार्ड डिस्क रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए मिनी कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है। ये ऐसे सैकड़ों माइक्रो कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एग्जांपल बताऊं तो आप SBI चले जाइए। SBI तो आज कॉमन है पूरे इंडिया में। तो SBI मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो हर आदमी के पास एक कंप्यूटर होगा। हर आदमी मतलब वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके पास जनरली एक कंप्यूटर होता है। ओके, गार्ड को छोड़कर तो उनका जो कंप्यूटर रहता है, एक कंप्यूटर रहता है, तो वो जो कंप्यूटर जो है कनेक्टेड रहता है उसी ब्रांच के सर्वर से। सर्वर बंद, सारे कंप्यूटर बंद। ओके, सर्वर बंद, सारे कंप्यूटर बंद। इसलिए वो जो सर्वर है सर्वर जो अकेले कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, वहाँ के सारे कंप्यूटर को, तो उसको क्लाइंट PC बोलते हैं और सर्वर को मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब SBI में ही हम लोग हैं, तो SBI का एक, जब किसी सिटी में, जैसे मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो मान लीजिए मेरी सिटी में 100 से 200 ब्रांच हैं। हर जगह क्लाइंट PC है, हर जगह सर्वर है। ओके, जो सारे सर्वर मिलकर किसी न किसी एक जगह पे डेटा रखते होंगे, वो उस जगह का नाम होता है, वहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू हैंडल अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दिस कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर एट सेम टाइम। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो सैकड़ों यूज़र को एक साथ हैंडल कर सकता है और ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सकता है। आप समझ सकते हो गया डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके बैंक में आपका पैसा डेटा के रूप में ही तो रखा हुआ है। पैसा तो जाके कहीं और जमा हो जाता है, लेकिन बैंक में क्या रहता है, आपका डेटा रहता है। आपके अकाउंट में 1000 है, 10,000 है, लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, जीरो का फर्क है, एक जीरो हटा दिए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए डेटा ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए डेटा को एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ओके, जो सारे सर्वर से कनेक्ट रहता है, सर्वर के थ्रू वहाँ के क्लाइंट PC से कनेक्टेड रहता है। ओके, अगला सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगला रह जाता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर जैसे नाम से ही जाना जा रहा है आप लोग के, सुपर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर होता है। 1980 में इंडिया को डेस्परेटली नीडेड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया को क्यों जरूरत था भाई 1980 में? 1980 में इंडिया हमारी देश भारत देश है, हमारा भारत देश हिंदुस्तान जिसे कहेंगे हम लोग, हमारा हिंदुस्तान जो है भारत देश है। यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा है यहाँ का कृषि। यहाँ की कृषि मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी है कृषि के बेस पे। कृषि मतलब फार्मिंग। ओके, फार्मर मतलब किसान, तो किसानों के बेस पे। तो किसानी कैसे होती है?
दो फसल होते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल सूरज पे और मौसम पे डिपेंड करता है। तो जब बारिश कब होगा, बारिश का पूर्वानुमान करना, बारिश कब होगा, कितना होगा, ये सब जाने बगैर हम खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले भी कई बार अकाल पड़ चुका है। तो इसलिए अपने इंडिया को चाहिए था एक सैटेलाइट कंट्रोल करके वेदर फॉरकास्टिंग करना। और वेदर फॉरकास्टिंग करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एटॉमिक टेस्ट के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, ऐसे बड़ी बड़ी प्रयोगों के लिए यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर। और उस समय में ये सुपर कंप्यूटर सिर्फ मात्र एक आदमी ने बनाया था, वो जिम सैप्टर था, और वो यूएस से था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है और इंडिया को देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा का समय था और उस समय हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो रशिया और अमेरिका में उसमें वार नहीं था, लेकिन कोल्ड वार चल रहा था। तो कौन महान है वार। तो इंडिया का रशिया के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध था और इसलिए अमेरिका देना नहीं, इसलिए इंडिया को अमेरिका ने मना कर दिया देने से। अब इंडिया के साइंटिस्ट जाग गए और उन्होंने अपना खुद का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम। तो अगला है परम 8000, परम 8600, परम 9000 एंड परम पद्मा। इसीलिए वर्ल्ड में आज भी दुनिया का नंबर 2 का आईटी इंडस्ट्री इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत आईटी के मामले में नंबर 2 पे आज भी है। लेकिन नंबर 2 पे है यार, नंबर 1 पे कब आएंगे? ये तो किस्मत की बात है, क्योंकि हमारे सारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो माइक्रोसॉफ्ट चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के यूएस में, जहाँ पर ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो शायद तो सेकेंड ही रहेंगे और जब वो सब लौट आएंगे तब हो जाएंगे। ओके, सुपर कंप्यूटर अब तो नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है, इसलिए आप लोग के सामने मैं नंबर 1 पेश करने जा रहा हूँ। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर मार्क 1 इसको बनाया था। पहला सुपर कंप्यूटर जिसे बनाया था जिम सैप्टर ने। इसका नाम है इनक्रेडिबल क्रे 1, who's at 80 मिलियन ऑपरेशन अ सेकेंड। ये जो कंप्यूटर है 80 मिलियन ऑपरेशन अ सेकेंड कर सकता है। मतलब समझ लो 80 मिलियन ऑपरेशन अ सेकेंड करने वाला कंप्यूटर इसे बनाया किसने? जिम सैप्टर ने। ओके, तो जिम सैप्टर, यहाँ साइंटिस्ट का नाम दिखाया गया जिम सैप्टर। ओके, उस समय की एक बार की घटी। चलिए आगे। ओके, हायरार्की ऑफ बिट एंड बाइट। हायरार्की एंड बिट एंड बाइट के बारे में अगला पढ़ाई करेंगे हम लोग। हायरार्की ऑफ बिट एंड बाइट्स। तो अब जैसे आप मार्केट जाते हैं, आलू खरीदते हैं तो किस में खरीदेंगे? किलो में। तेल खरीदेंगे तो किस में खरीदेंगे? लीटर में। ओके, तो ये सब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कपड़े खरीदेंगे मीटर में खरीदेंगे। तो अब जब हम कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो कैसे खरीदेंगे? तो मेमोरी के आधार पर खरीदते हैं। मेमोरी को कैसे नापेंगे? तो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे तो नापा नहीं जाता, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अ बीट सबसे छोटी यूनिट होती है। अ बीट मतलब एक बीट मतलब जहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में 0 या 1 स्टोर किया जा सकता है। 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। जब 8 बार 0 या 8 बार 1 स्टोर कर सकते हैं अपन लोग। ऐसा स्टोर करने से क्या हो जाता है? एक कैरेक्टर स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर में एक ऐसी इतनी जगह बन जाती है जिसमें हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो एक कैरेक्टर स्टोर करने लायक जगह को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। क्लियर? अब 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। दैट मीन्स कितने अक्षर हो गए? 1024। दैट मीन्स 1 पेज, मतलब एक पेज के बराबर जगह हो गया। क्लियर? 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में 1024 पेजेस हो सकती हैं। 1024 मतलब अगर मोटी किताब ली जाए तो 2 बड़ी किताबें आ सकती है। ओके, तो 1 MB में 2 बुक्स। ठीक है, 2 बुक्स इन 1 MB। देन 1024 MB इक्वल टू 1 GB।
दैट मीन्स 2000। 1 GB में कितनी बुक आएगी? मोटी मोटी 2000 किताबें का रूम भर जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है 1024 GB को टेराबाइट। 1 टेराबाइट में क्या होगा? 1 टेराबाइट में 1024 GB। मतलब सोचो कितना बुक है भाई, 2000 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना होता है? कैलकुलेशन करके देखना है। इनफाइनाइट वो 2000 मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 डिजिट का कोई फिगर बनेगा, करोड़ों के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि पूरे इंडिया का डेटा को एक जगह पर स्टोर करने के लिए 1 TB में रखेंगे, पूरे इंडिया का डेटा स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद अगला फंडामेंटल का चैप्टर होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, CPU एंड आउटपुट यूनिट आता है। इनपुट यूनिट, CPU एंड आउटपुट यूनिट आता है। 3 यूनिट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, 3 यूनिट होते हैं। सिस्टम मतलब निकाय मतलब निकाय एक स्वतंत्र स्थान को कहते हैं, स्वतंत्र प्लेस को कहते हैं। अंतरिक्ष में स्वतंत्र जगह है, उसको कहा जाए निकाय। तो कंप्यूटर एक सिस्टम, तो सिस्टम में 3 भाग होते हैं। पहला भाग इनपुट का, दूसरा भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, और तीसरा भाग होता है आउटपुट का। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इनपुट को, फिर CPU को, फिर आउटपुट को। तो CPU के भी 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ओके, तो इनपुट में क्या आएगा? ऐसा कोई भी पार्ट कंप्यूटर में लगाया हुआ कोई भी अंग या पार्ट जिसमें से डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है वो कहलाता है इनपुट। ओके, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनपुट मतलब कोई भी पार्ट जिसे कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। इनपुट मतलब वो पार्ट कंप्यूटर का जिसकी सहायता से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। अब डेटा क्या है? डेटा मतलब ABCD, नंबर, अक्षर, अंक, आवाज़, इमेज, वीडियो, कुछ भी चीज़ हो सकता है, ये सब डेटा कहलाता है। डेटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने वाला अंग इनपुट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जनरली कितने की होते हैं? 12। एक कीबोर्ड हमारे पास 84 की वाला आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, 101 की वाला आता है एंड 105 की वाला भी आता है। ओके, तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक सिंपली नोट पैड चालू करते हैं ताकि हम आपको कीबोर्ड के सारे चीज़ों को बता सकें। ओके, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट तो जानते हैं, A to Z है। ओके, न्यूमेरिकल की 1 to 0। फिर उसके बाद सिंबल है, जो कि सबसे पहले सिंबल का नाम बता रहा हूँ, वो कॉलन है। दूसरा है टिल्ड है, पहला कॉलन है, फिर दूसरा टिल्ड ऑपरेटर है, एक्सक्लेमेशन साइन, @ हैज़, डॉलर, परसेंट, कंट्रोल, %, एस्ट्रिक, स्मॉल पेंसिल ओपन क्लोज, हाइफन, अंडरस्कोर, प्लस, इक्वल टू, बार एंड बैकस्लैश। ओके, अदर की मतलब होता है शिफ्ट की। अदर की है, जैसे शिफ्ट की है हमारे पास, शिफ्ट की अकेले कुछ काम नहीं आता, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर हम कोई कैरेक्टर को दबाएं तो वो क्या बनेगा? हमारे सामने बनेगा कैपिटल लेटर। ओके, स्मॉल लेटर में अगर पहले से कैपिटल और कैप्स लॉक ऑन है और कैपिटल में टाइप हो रहा है तो शिफ्ट दबाएंगे, और शिफ्ट के साथ अगर आप ए को दबाएंगे तो क्या बनेगा? स्मॉल ए। ओके, जैसे अपने को रोहित टाइप करना है तो हम कैपिटल लॉक ऑफ कर रहे हैं, आर पे शिफ्ट दबा के आर दबाए, OHIT। तो इस तरीके के वर्ड, एक वर्ड के लिए हम लोग शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंट्रोल भी अकेले कुछ काम नहीं करता। CTRL कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रोल प्लस A करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस C करेंगे तो सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट जो है कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट आगे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर जस्ट बताया कंट्रोल का क्या यूज़ होता है। कंट्रोल दोनों साइड रहता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, नेक्स्ट टैब की का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? एक लिमिट डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे A टैब, B टैब, C टैब, D टैब, E। एंटर कर दो, A के नीचे A टैब, B टैब, C टैब, D टैब, E। ओके, ऐसे करके 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब, 5
1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, टैब 5, इस तरीके से हम लोग नंबर डाल सकते हैं, कॉलम में वर्किंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो टैब के बाद है अपना स्पेशल की, जैसे एरो को अगर यूज़ करके कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। नम लॉक अगर 1 ऑफ कर दोगे आप तो नंबर पैड देखिए, कीबोर्ड में एक नंबर पैड होगा, लास्ट में देखेंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड का लेआउट यहाँ रखा हुआ है, देखिएगा हर कीबोर्ड में एक नंबर न्यूमेरिकल पैड रहता है। ओके, यहाँ पर एक नम लॉक रहता है, यहाँ पर एक नम लॉक रहता है। अगर इस नम लॉक को ऑफ कर दोगे तो नंबर यहाँ से नंबर टाइप नहीं होगा। क्या टाइप होगा? ये एरो बन जाए, एरो का यूज़ होना चालू हो जाएगा। ओके, तो नम लॉक ऑफ करने से ये नम पैड ऑफ हो जाएगा। कैप्स लॉक ऑन करने से सारे कैरेक्टर कैपिटल में टाइप होंगे। बैक स्पेस दबाने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को काटने का 2 तरीका है। किसी भी अक्षरों को काटने के लिए 2 तरीका है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो फॉन्ट को साइज बढ़ा दे रहा हूँ ताकि हो जाए। देखिए, ये मेरे कर्सर है, रोहित में ROHIT, H के पहले कैरेक्टर में कर्सर है, तो अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो O कटेगा। मतलब फॉर रिमूव लेफ्ट साइड ऑफ कैरेक्टर यूज बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का यूज़ करके लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को काटा जा सकता है। ओके, और डिलीट का यूज़ करने से राइट साइड का कटेगा। H कटा, राइट साइड में था ना। ओके, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड का काटना है तो बैक स्पेस, राइट साइड का काटना है तो डिलीट। क्लियर? इंसर्ट कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। देखिए, इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट नाम का एक की आपके कीबोर्ड में रहता ही है। अगर इंसर्ट की एक बार दब गया और आपने कुछ टाइप किया तो क्या करता है वो, जो शब्दों के बीच में नया अगर वर्ड जोड़ना है तो जोड़ने नहीं देगा। ये नोटपैड में काम नहीं कर रहा है, मैं इसको आपको वर्डपैड में करके दिखाता हूँ। देखिए, वर्डपैड में हम आ गए। वर्डपैड में हम एक बार इंसर्ट की दबा हुआ है हमारा, हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। देखिए, स्पेस टाइप किया मैंने, स्पेस आ गया। अब एक बार इंसर्ट की दबाता हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है, स्पेस दबाने से रिमूव हो गया। इवन अगर मैं यहाँ पर ABCD टाइप करूँगा तो भी कटता जा रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसर्ट अभी इसके सिचुएशन में इंसर्ट ऑफ है। इंसर्ट को एक बार और दबा दीजिए, इंसर्ट आपका ऑन हो गया। अब टाइप करेंगे तो ये पाएगा। ओके, दैट्स इट। तो ये एडिटिंग का बहुत पावरफुल कमांड है। अगर गलती हो जाती कई बार तो एडिटिंग नहीं करता कोई, अगर उसको जानकारी ना हो तो। अगला है होम की। होम की से पेज अप की, पेज डाउन की। ओके, तो जैसे होम की क्या होता है? होम की में क्या होता है? अगर एक लाइन अगर आपने टाइप कर रखा है, होम की दबाएंगे तो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग में आ गया। एंड की दबाने पर लास्ट में चला जाएगा। ब्लिंकिंग करके देखिए, लास्ट में पहुँच गया। तो होम और ये एंड है, लाइन का होम स्टार्टिंग, लाइन का एंड लास्ट। ओके, पेज अप पेज डाउन से वो पेज को ऊपर नीचे किया जा सकता है और कुछ नहीं। पहले के ज़माने में माउस में स्क्रॉल नहीं रहते थे तो इस पेज अप पेज डाउन दिया गया था। अब इसका कोई खास यूज़ नहीं है। और नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो है नॉर्मली हर जगह काम नहीं आता, तो हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ होता है। ओके, उसके बाद स्टार्ट बटन का यूज़ कर, स्टार्ट तो जानती हूँ, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए यूज़ होता है। नहीं तो एक बार स्टार्ट दबा के देख लेना, स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। जैसे मैं दबा के देख रहा हूँ, ये रहा मेरा। ओके, नेक्स्ट माउस। अगला है हमारा चैप्टर माउस का। माउस में जनरली 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और बीच का स्क्रॉल। पहले के ज़माने मतलब आज से 10 साल पहले अगर हम कंप्यूटर को माउस को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 बटन होते थे, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन होता था। ये अभी व्हील जो है बाद में जोड़ा गया है। और व्हील से क्या होता है, अप डाउन किया जाता है, पेज को अप डाउन किया जाता है। बहुत सारे और भी काम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका बटन, वो है लेफ्ट बटन। राइट बटन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब किसी अगर बैकग्राउंड में कोई हिडन कमांड है उसको ओपन करना है तो मेनू या पॉपअप मेनू को ओपन करना है तो हमको राइट बटन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए, मैं राइट बटन यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पॉपअप आया ना, खाली पॉपअप आया, राइट बटन दबाने से आया। ठीक है, और लेफ्ट बटन से इसी में से किसी एक पॉपअप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्प। ओके,
ओके बटन दबा, ओके करने के लिए भी मैंने कौन सा बटन दबाया, लेफ्ट बटन। ओके, नेक्स्ट होता है ड्रैगिंग। अब स्क्रॉल तो समझ में आएगा, ऊपर नीचे करने के लिए गोल घुमाओगे तो ओके ऊपर नीचे होगा, ठीक है। लेकिन अगला है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग किसे कहते हैं, देखिए जब हम लोग बटन दबा कर पहले लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे तो एक पेन ब्रश में एक लाइन बन जाती है, यही लाइन ड्रैगिंग कहलाता है। यही जो क्रिया है ड्रैगिंग कहलाती है, मतलब दबा घसीटना, पहला बटन को दबा कर घसीटना ड्रैगिंग कहलाता है। दबा के घसीटना ड्रैगिंग कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लिक करना, मतलब किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। डबल क्लिक, सेलेक्ट करना, क्लिक करना, लेफ्ट बटन दबाना, तीनों एक ही चीज़ है। ओके, जब भी आपको क्लिक बोला जाए तो आपको क्या यूज़ करना है, लेफ्ट बटन, ना कि राइट बटन, ना कि कोई और बटन। ये आप कंफ्यूज भी नहीं होना कि क्या दबाएं, आपको लेफ्ट बटन ही दबाना है। ओके, तो लेफ्ट बटन बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए हम लोग सिर्फ क्लिक बोल देते हैं। अगला है डबल क्लिक। डबल क्लिक जस्ट लाइक ए नॉक नॉक, जैसे आप अगर आपके पास आप किसी घर में जाते हैं दरवाजा कैसे खटखटा रहे हैं ना, टक टक नहीं, टक टक, ये टक टक की आवाज़ आनी चाहिए। मतलब डबल क्लिक विदाउट एनी टाइम गिव, दो बार क्लिक किसी आइकन के ऊपर बिना कोई समय गंवाए कहलाएगा डबल क्लिक। ओके, अगर आपके डेस्कटॉप में आइकन है और उसको खोलना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करना होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, अगर मेरे को किसी को भी एक खोलना है, जैसे मेरे किसी एक जैसे वीएलसी प्लेयर को मेरे को खोलना है तो मैं यहाँ करूँगा, एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, दोबारा क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक किया देखो खुल गया, समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से दो डबल क्लिक मतलब नो टाइम, दो बार ऐसे क्लिक करो कि दोनों क्लिक के बीच में कोई समय नहीं बचना चाहिए। तो नो टाइम गिव बिटवीन टू क्लिक कॉल डबल क्लिक। ओके, अगला अदर इनपुट यूनिट स्कैनर, इमेज स्कैनर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, OMR मशीन होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्कैनर, अदर इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है पहले तो समझा देता मैं आप लोगों को। अदर इनपुट डिवाइस मतलब वो और डिवाइसेस जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में और चीज़ें इनपुट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने जनरल लोग इसको नहीं देखे रहते हैं, जैसे स्कैनर जिसका काम पड़ता है वही यूज़ करता है, मतलब इमेज वगैरह स्कैन करने की, जैसे फ़ोटो वगैरह आपके पास फ़ोटो की फिजिकल कॉपी है, उसको अगर कंप्यूटर के अंदर डालना है तो स्कैनर के बगैर नहीं होगा। दूसरा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब OMR शीट, ये मैंने आपको मशीन यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ देखेंगे तो एक मशीन शो की हुई है। इस मशीन में एक OMR शीट है। जनरली जिन्होंने SSC PSC UPSC का एग्ज़ाम दिया होगा या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया होगा वो लोग इस शीट को जानते हैं कि वो लोग पेंसिल से इसमें ब्लैक ब्लैक करते हैं। मतलब जैसे उनको अगर रोहित लिखना है तो ABCDEFGH R जहाँ पर होगा R को क्लिक कर डार्क करूँगा, फिर O को डार्क करूँगा, फिर H को डार्क करूँगा। इससे क्या होगा, जब ये OMR मशीन में डाला जाएगा जो भी चीज़ लिखा हुआ है कंप्यूटर बिना किसी आदमी के या बिना किसी थर्ड पर्सन के वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा कागज़ से अपने कंप्यूटर में ले सकता है। ओके, दैट कॉल OMR रीडर एंड OMR शीट कहलाता है। ये वाली शीट OMR शीट कहलाती है। OMR मतलब रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल करके हम लोग नहीं, मतलब एक जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं सीधे इसमें करता है। हाँ जी, ओके। अदर इनपुट डिवाइस हो गए, जॉयस्टिक हो गए। फिर अगला चलते हैं अपन आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर या कंप्यूटर से कोई भी चीज़ जैसे बाहर निकल रही है आउटपुट यूनिट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर निकल रहा है वो आउटपुट यूनिट नहीं, मतलब जो भी डिवाइस लगा है जिसमें से आउटपुट निकलता है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रिंट आउट निकलता है, मॉनिटर डिस्प्ले निकलता है, स्पीकर साउंड बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, आउटपुट यूनिट कहलाएंगी। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को कहते हैं। CRT मॉनिटर भी आता है जो कि पहले ज़माने में पहले आता था TV वाला मॉनिटर जिसमें लंबा डब्बा टाइप का रहता था, वो कहलाता है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
दूसरा आता है CRT, कैथोड रे ट्यूब, CRT मॉनिटर। फिर आता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब LCD वाला रहता है, फिर CRT रहता है, LED आजकल ज़्यादातर जा रहा है, LED मॉनिटर रहते हैं, लाइट एमिटेड डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट है स्पीकर, आवाज़ बाहर निकलता है, प्रोजेक्टर, स्क्रीन बाहर निकलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलाएंगे आपको आउटपुट डिवाइस। अगला है आउटपुट में डिवाइस में, इसमें देखेंगे प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वो प्रिंटर जिसमें हैमरिंग होती है। हैमरिंग होने का मतलब है जिन प्रिंटरों में हेड लगा है, और हेड जो होता है ठुकने का काम करता है, मतलब स्क्रीन जैसे प्रिंट आउट निकलते समय तुम्हें आवाज़ आएगी कर का। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह बुक करवाने गए होंगे, देखे होंगे कि वहाँ पर प्रिंट आउट निकलता है, बहुत घटिया क्वालिटी में निकलता है, डॉट से अक्षर लिखे रहते हैं जो पढ़ते भी नहीं मिलता, वो है डॉटमेट्रिक प्रिंटर। पहले के ज़माने में बहुत चलता था, अभी भी, लेकिन रेलवे वगैरह में अभी भी यूज़ होता है, वो डॉटमेट्रिक प्रिंटर है। ओके, इसमें एक हेड लगा रहता है जिसकी सहायता से प्रिंट आउट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब ठोकने का काम होता है, तो ये कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वो प्रिंटर जिसमें प्रिंट आउट तो होता है, पर हेड नहीं होता, ठोकने का काम नहीं होता, हैमरिंग नहीं होती, वो कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फॉर एग्जांपल लेजर जेट प्रिंटर, उसमें पूरा का पूरा पेज एक साथ निकलता है। तो दूसरा एग्जांपल आपका इंकजेट प्रिंटर है, जिसमें से प्रिंट आउट निकलेगा, कैसे निकलेगा, स्याही छिड़क के प्रिंट आउट होता है, तो वो इंकजेट प्रिंटर है। तो ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, अब देखते हैं CPU के बारे में, क्योंकि CPU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। ओके, तो CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, CPU में डेटा जाता है, मॉनिटर में प्रिंट आउट होता है। ओके, तो इनपुट से डेटा CPU में आता है, प्रोसेस होता है, फिर मॉनिटर में जाता है। तो CPU के कितने पार्ट, CPU के पार्ट में देखेंगे, सबसे पहला पार्ट मेमोरी यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट में क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सबसे पहली बात ध्यान रखो, ये ऐसे ही जैसे इंसान, हम जो इंसान हैं, हमारा भी एक रैम होता है, दिन भर जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में स्टोर रहता है। जब हम सो जाते हैं तो कंप्यूटर जो बेकार चीज़ें उन लोग को रिमूव कर देता है और अच्छी चीज़ों को कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर कर देता है। रैम भी वैसा ही है। रैम जब कंप्यूटर हमारा चल रहा है, हो रहा है, हम जो खेल रहे हैं, उसमें कुछ कर रहे हैं, डिवाइस टाइपिंग कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रैम में हो रहा है, वो कंप्यूटर के ड्राइव पे नहीं हो रहा, रैम पे हो रहा है। जब वो डेटा को हम लोग सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाता है। ओके, वो हार्ड डिस्क में सेकेंड मेमोरी में जाता है, लेकिन प्राइमरी वो रैम में रहता है। तो रैम का पूरा का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें जो भी डेटा है लाइट गुल होते ही रिमूव हो जाएगा। ओके, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी जो कंप्यूटर में दिए किए गए कार्य को संचित करता है तथा मांगे जाने पर प्रदान करता है। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर लुप्त नहीं होता, मतलब कंप्यूटर जैसे ही बंद हो जाएगा ये गायब नहीं होता, रोम कहलाता है। ओके, रोम या रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी जो कंप्यूटर में किए गए कार्य को संचित करता है, मांगे जाने पर कंप्यूटर प्रदान करता है। इस मेमोरी को डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर लुप्त नहीं होते। अब सिंपल से ये डेफिनेशन है मेरा, लेकिन एक और डेफिनेशन भी है। आप सिंपल वे में बात करूँ तो मैं, आप अगर कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखते हो तो उसके अंदर काले काले चिप देखते होगे, तो उन चिप के अंदर जो प्रोग्राम है
और जो चिप है उसे ही हम रोम कहते हैं। उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो पहले जिस जगह मैन्युफैक्चर किया गया है उसी जगह डाला गया है और उसे कंप्यूटर केवल रीड करता है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ओके, रीड ओनली मेमोरी रोम को हम ई रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैश हाई स्पीड बफर मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं और जानते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की बात होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में आएगा आपका स्टोरेज। ओके, कंप्यूटर में एक स्टोरेज जो तक बहुत कॉमन रहता है, हर कंप्यूटर में रहता है, वो है हार्ड डिस्क। इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो इंटरनल मेमोरी नहीं है। वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अलग से एक डिवाइस होता है जो जुड़ा गया रहता है। उसकी कैपेसिटी काफ़ी रहती है, 20 GB 30 GB से 20 GB से लेकर 1 TB तक का हार्ड डिस्क आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गया है। क्लियर? तो आप जैसा चाहें वैसा हार्ड डिस्क ले सकते हैं, लेकिन 500 GB हार्ड डिस्क भी सफिशिएंट है। ओके, तो मैग्नेटिक डिस्क, अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे तो इस प्रकार के डिस्क में आता है, हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। ओके, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक डिस्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो स्टोरेज का काम होता है वो मैग्नेटिक लेयर पे होता है, इसलिए हम लोग उसे मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक लेयर पे काम करता है, इसलिए मैग्नेटिक डिस्क करा जाता है। फ्लॉपी डिस्क तो आजकल जनरली यूज़ नहीं होता, फिर भी हमारे जनरल नॉलेज के लिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑप्टिकल स्टोरेज में रहेगा आपका CD DVD। इसमें CD DVD मैग्नेटिक लेयर नहीं रहता, इस जगह पे ऑप्टिकल लेयर रहता है। ऑप्टिकल लेयर रहता है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को अंदर भेजता है। एक तरीके का क्या होता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एक लेज़र है, मान लीजिए एक लेज़र है, लेज़र बीम है और ये इसकी सरफेस है। सरफेस में दो रहेगा, एक गड्ढा रहेगा, एक जगह ना बिना गड्ढे वाला रहेगा। तो लेज़र की बीम अगर यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है और यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है तो जहाँ पर गड्ढा है उसको 2 मानेगा और जहाँ पर गड्ढा नहीं है उसको 1 मानेगा। तो गड्ढे को हम लोग बोलते हैं पिट। ठीक है, तो पिट और नॉन पिट के हिसाब से कंप्यूटर के रिफ्लेक्शन में 0 और 1 को रिटर्न करता है। इस तरीके से कंप्यूटर में CD और DVD जो रहते हैं स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, फ्लॉपी डिस्क में देखेंगे, मैग्नेटिक लेयर वाले फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे थे। फ्लॉपी डिस्क में देखिए इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क के ट्रैक होते हैं और CD के जो ट्रैक रहते हैं जलेबी जैसे होते हैं। इस वजह से अगर CD अटकता है तो आप फॉरवर्ड कर दो, अगला चीज़ काम करना चालू कर देगा। ठीक है, CD में क्या होता है, जैसे अगर पहले के ज़माने में पहले बहुत लोग मूवी CD में जैसे कहीं पर अटकता था तो फॉरवर्ड कर देते, तो आगे जाके वो TV वो जो मूवी अच्छी स्मूथ चलनी चालू हो जाती है। जो कि इसका ट्रैक पर जलेबी जैसा है, थोड़ा सा ख़राब है बीच में तो आगे जंप कर जाओगे तो फिर जलेबी में पहुँच जाओगे, स्पायरल वाले में पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क जो है अभी तक का सबसे बहुत हाई स्पीड वाला और बहुत ज़्यादा डेटा जो है हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अभी भी हार्ड डिस्क की ही होती है। ओके, तो हार्ड डिस्क का संरचना मैंने यहाँ पर दिखाया है। हार्ड डिस्क की संरचना देखेंगे, हार्ड डिस्क खुला हुआ हार्ड डिस्क इस तरीके से दिखता है। मैंने हार्ड डिस्क खोला था, उसको पिक किया है, यहाँ पर देख लीजिए, और मैंने भी पिक हार्ड डिस्क को ओपन किया हुआ है। इस तरीके से रहता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि हार्ड डिस्क का प्लेट रहे, प्लेट के में लगा हुआ हेड है, हेड से रीड एंड राइट होता है। ओके, जितना रीड और राइट है हेड के थ्रू ही होता है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद ये था हार्ड डिस्क तक। उसके बाद आगे देखेंगे तो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? Networking is a group of computers connected with each other locally and remotely via or wireless in such a way that all can share each other data and accessories. Means networking ऐसा एक जाल है या एक नेटवर्क तैयार करना जिन सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए। उसके बाद एक कंप्यूटर में जो डेटा होता है या प्रिंटर होता है या जो भी असेट उस कंप्यूटर में लगा है उसको बाकी जितने लोग कनेक्टेड हैं वो लोग शेयर कर सकते हैं। इसे ही हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। ओके, नेटवर्किंग में है लैन है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, मैन है, मेट्रो एरिया नेटवर्किंग, वैन है, जो वाइड एरिया नेटवर्किंग। 3 प्रकार की नेटवर्किंग होती है।
लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्किंग, मतलब जैसे हम लोग अगर एक ऑफिस में अगर 10-15 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दी तो कहलाएगा लैन। मैन दैट मीन्स ओके। तो लैन मैन वर वैन के बाद हमारा नेटवर्क देखिए, इस तरीके से नेटवर्किंग की जाती है। अगर हमारे ऑफिस में 8-10 कंप्यूटर हैं तो उसको जोड़ दो, एक स्विच से जोड़ दो, स्विच जुड़ा रहेगा, हब से जोड़ दो, हब जुड़ा है जैसे इंटरनेट से तो सभी में इंटरनेट आ जाएगा। इस तरीके से इंटरनेट का डिवाइडेशन होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग अगले पार्ट में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।